नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए इस वीक 17 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 तक की प्रश्नावली शुरू करते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनके पॉइंट सहित कवर करते हैं। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का शुभंकर कौन सा पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं स्नो पार्टरेज, गोल्डन ईगल, बार हेडेड गूस, हिमालयन किंगफिशर। इसका सही जवाब है हिमालयन किंगफिशर। देश में पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं श्रीनगर में भी डल झील में। कब से कब तक? 21 से 23 अगस्त तक। इसमें 5 तरह के कार्यक्रम या खेल शामिल होंगे। वो है कायाकिंग, कैनोइंग, नौकायन, वाटर स्कीइंग, शिकारा क्रेज और ड्रैगन बोट। इन शीतकालीन अच्छा, ये जो खेल है ना, यह खेल जो है विंटर गेम्स जो अभी ऑर्गेनाइज हुए थे, पैरा गेम्स, यूथ गेम्स और बीच गेम्स के बाद अभी 5वां खेलो इंडिया इवेंट है। आपको पता ही होगा कि सरकार ने खेलो इंडिया इवेंट की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत पैरा गेम्स, यूथ गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स खेले जा रहे थे। अब जो है वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किया गया है। अच्छा, इसका जो मैस्कॉट है खेलो इंडिया वाटर वाटर गेम्स का, वो है हिमालयन किंगफिशर। यह इसके लोगों पर शिकारा और डलिंग भी पाया जा रहा है। इसका ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानसून सत्र 2025 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल कितने विधेयक पारित किए गए? आपके ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18। इसका सही जवाब है 15। मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला, जिसमें 32 दिनों में 21 बैठकें हुई। लोकसभा द्वारा कुल मिला के 14 विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें से 12 पारित हुए और राज्यसभा द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए हैं। अंततः दोनों सदनों द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए। प्रमुख जो विधेयक पारित किए गए हैं उसमें है इनकम टैक्स जो बिल आया था 2025, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसके अतिरिक्त जो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री द्वारा भी बिल प्रस्तुत किया गया था, वह भी इम्पोर्टेंट बिल था। इस जो सदन चला था, इसमें लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और उसका बजट भी इसी ये जो सदन चला था इसमें पारित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल सुरक्षा विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, तकनीकी विनियम विधेयक। इसको मैं अंग्रेजी में रिपीट कर देता हूँ। डिजिटल सेफ्टी बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल, साइबर सिक्योरिटी बिल, टेक रेगुलेशन बिल। इसका सही जवाब है ऑनलाइन गेमिंग बिल। हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया है, जिसे हम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के नाम से जानते हैं। इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिए, इस पर खूब चर्चा हुई है, तो ये इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें खेलों को 3 प्रकार जो ऑनलाइन गेम होते हैं, उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और मनी गेम्स हैं। इस बिल में जो ई स्पोर्ट्स है और जो ये सोशल गेम्स हैं, इसको तो प्रमोट किया गया है, पर जो ये मनी गेम्स हैं, इसको एक तरह से इसको डिस्करेज किया गया है। मनी गेम्स वो गेम्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें लोग दांव पर पैसे लगाकर खेलते हैं ऑनलाइन। अगर कोई भी मनी गेम्स खेलता हुआ जो जो ऑपरेटर है वो खेलवाता हुआ पाया गया, तो उसको 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में और अगर ये जो ऑपरेटर है या जो भी ये गेम्स खिलवाता है, वो फिर से ये करते पाया गया, तो उससे सजा कड़ी भी हो सकती है। ये जो विधेयक है, यह ऑनलाइन विनियम समर्थन क्षेत्रीय नीति समन्वय के
ये एक वैधानिक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की भी मंजूरी देता है। मतलब अब एक ऑनलाइन जो है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संसद ने हाल ही में किस राज्य में एक नए आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने वाला विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, असम, ओडिशा। इसका सही जवाब है असम। फ्रेंड्स, आपको यह पता होना चाहिए कि हाल ही में जो संसद ने आईएएम संशोधन विधेयक 2025 बिल पारित किया है। इसके अनुसार असम के गुवाहाटी में नए आईआईएम की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इससे जो अब देश भर में जो आईआईएम है वह कुल मिलाकर 22 करोड़, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, जो देश भर में आईआईएम है उनकी संख्या 22 हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे पटरियों के बीच भारत की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली कहाँ चालू की है? आपके ऑप्शंस हैं नागदा, वाराणसी, दहेज, रतलाम। इसका सही जवाब है वाराणसी। हाल ही में 19 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इस परियोजना में 70 मीटर लंबे ट्रैक खंड पर 28 सोलर पैनल लगे थे, जिससे 15 किलोवाट पावर की बिजली पैदा की गई थी। यह पहल रेलवे परिचालन में नवकरणीय ऊर्जा एकीकरण और लचीले रखरखाव में तेजी लाता है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी जो है जनरेशन वो भी बढ़ने की उम्मीद है। 10 अगस्त को भारतीय रेलवे ने सनोसार में दहेज तक अपनी पहली औद्योगिक नमक रेल को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसने 670 किलोमीटर की लगभग की दूरी तय की थी। और हाल ही में 12 अगस्त को पश्चिमी रेलवे ने नागदा खारचोद खंड पर स्कॉट ट्रांसफार्मर तकनीक से युक्त भारत की पहली 225 केवी विद्युत कर्षण प्रणाली भी चालू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में किन छात्र समूहों के लिए ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल लॉन्च पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं कक्षा 1 से 5, कक्षा 3 से 8, कक्षा 9 से 12 या बोथ, दोनों 2 और 3। मतलब इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो वह किस किस कक्षा में शामिल किया गया है? कक्षा 3 से 8 में, कक्षा 9 से 12 में, कक्षा 1 से 5 में या 3 से 8 और 9 से 12 में? इसका सही जवाब है 3 से 8 और 9 से 12 में। हाल ही में एनसीईआरटी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी बच्चों को जानकारी देने के लिए उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह अलग-अलग मॉड्यूल 2 अलग-अलग मॉड्यूल के रूप में शामिल किया गया है। 3 से 8 में शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा, तथा कक्षा 9 से 12 के लिए जो शीर्षक रहेगा वह रहेगा ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का एक मिशन। इससे जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी बच्चों को भी मिलेगी। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जो है अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन ने साहस, राष्ट्रीय एकता और रक्षा के में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति कहाँ होगी? आपके ऑप्शंस हैं घर, सड़क, निर्दिष्ट क्षेत्र, पार्क। इसका सही जवाब है डेजिग्नेटेड जोन्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के नगर निगम अधिकारियों को भी आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन क्षेत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया है। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले पर संबंधित कानून के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में किस प्रमुख गंगा पुल परियोजना का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं कोइलवर ब्रिज, सिमरिया ब्रिज, राजेंद्र पुल, औंटा सिमरिया पुल। इसका सही जवाब है औंटा सिमरिया पुल। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी यात्रा के दौरान 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शुभारंभ किया था।
इसमें से मुख्य आकर्षण जो था वह था गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर का औंटा सिमरिया पुल। यह 1870 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है तथा यह पटना जिले और बेगूसराय के बीच संपर्क को बेहतर बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा बैठक के मिनट तैयार करने के लिए कौन सा एआई संचालित टूल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं सभासार, पंचबोर्ड, ग्राम एआई, भाषिणी। इसका सही जवाब है सभासार। हाल ही में 14 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सभासार का शुभारंभ किया है। सभासार एक एआई टूल है जो ग्राम सभा की बैठकों के ऑडियो वीडियो में संरचित कार्रवाई तैयार करता है। यह उपकरण भाषिणी के साथ एकीकृत है और यह जो कहते हैं ना ट्रांसलेट करने में भी आसानी देता है तथा यह तेरे भारतीय भाषाओं में एक दूसरे में ट्रांसलेट कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के नेटवर्क उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की नई पूंजीगत व्यय योजना को मंजूरी दी है? 47,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 47,000 करोड़ रुपए। दूरसंचार विभाग के बीएसएनएल के विस्तार के लिए 47,000 करोड़ रुपए की हाल ही में नई मंजूरी मिली है। पिछले साल बीएसएनएल को 1 लाख 4G टावर लगाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस परियोजना का अधिकांश कार्यान्वयन टीसीएस और सीडॉट द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को मोबाइल सेवाओं में 50% और एआरपीयू में उल्लेखनीय वृद्धि का निर्देश दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में प्रकाशित होने वाली पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नियामक पुस्तक, संविधान, न्याय, स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। हाल ही में हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने अगस्त 2025 में अपनी पहली पुस्तक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियां तथा उसके बारे में जो जानकारी दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सीपी राधाकृष्णन, जेपी नड्डा, जय मांझी, आर सिंह। इसका सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि ये तो आजकल न्यूज़ में बहुत है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दिया है। आपको सभी को पता होगा कि हाल ही में हेल्थ रीजंस की वजह से हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। स्वास्थ्य कारणों से श्री जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। अब जो जेपी राधाकृष्णन है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और बी सुदर्शन रेड्डी यह अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। श्री जेपी राधाकृष्णन का कार्यकाल 4 दशकों का है जिसमें वह सांसद, भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी रहे हैं। उन्होंने भाजपा के राज्य का नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें 2004 से 7 में 19,000 किलोमीटर की यात्रा भी शामिल थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का रोजगार लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़। इसका सही जवाब है 3.5 करोड़। फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू बनेंगे, इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। इसके बारे में आपको जहाँ से जितनी जानकारी प्राप्त हो इसके नोट्स बना लीजिए तथा मेरे से जो बन पाता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हमारे इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है जिसका कुल व्यय जो कहा जाएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए होगा। इस योजना के तहत भारतवर्ष में
3.5 करोड़ जो नौकरियां हैं वह जनरेट की जाएंगी। इसमें जो होगा कि पहली बार जो नौकरी पाने वाला कर्मचारी होगा जिसकी जो सैलरी होगी 1 लाख से कम होगी, उसको 2 किस्तों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एम्प्लॉयर होगा, मतलब जिसने उस कर्मचारी को रखा है, उसको 2 वर्षों के लिए उस कर्मचारी के लिए मतलब प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह मिलते रहेंगे तथा इसे हर 4 सालों में बढ़ाया भी जाएगा। इससे क्या होगा कि पहले जो है 1.92 मतलब 1.9 जो है एम्प्लॉइज, और फिर उसके बाद 2.6 करोड़ नई एम्प्लॉय आ सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जवाब बताया था। इसका सही जवाब है बी सुदर्शन रेड्डी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित किया है। वह मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस आर्थिक समूह ने मॉस्को में एफटीए वार्ता शुरू करने के लिए भारत के साथ संदर्भ की शर्तों अर्थात टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूरोपियन यूनियन, EAEU, आसियान, सार्क। इसका सही जवाब है EAEU। हाल ही में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन अर्थात EAEU ने मुख्य व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए मॉस्को में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ये संगठन आगे न्यूज़ में आएगा। कौन सा? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ये किन किन देशों से मिलकर बना है? तो यह बना है अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस से मिलकर। इसकी स्थापना क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और वस्तुओं और सेवाओं, पूंजीकरण और श्रम की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। किसकी स्थापना? EAEU की। और इसमें कौन कौन से जो ये मेंबर स्टेट हैं, इनके बीच में जो व्यापार और जो आवाजाही होती है लोगों की, वो फ्री और आराम से हो सके, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका गठन 2014 में किया गया था तथा ये 2015 से प्रभावी हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संगठन 2025 तक भारत में 17 उत्कृष्ट केंद्र और एक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं IRENA, ISA, NITI, UNDP। इसका सही जवाब है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 के अंत तक विभिन्न देशों में 17 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह एक यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा खासकर के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन तक की जो निवेश है उसे जुटाना है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में किस संगठन ने सहकारी बैंकों के लिए एक नए आधार आधारित प्रमाणीकरण ढांचे पर अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं RBI, नाबार्ड, NPCI, UIDAI। इसका सही जवाब है UIDAI। UIDAI ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों के लिए एक नए आधार आधारित प्रमाणीकरण ढांचा लॉन्च किया है। यह ढांचा भारत भर के सभी 34 राज्य सरकारी बैंकों और 352 जिले केंद्रीय सरकारी बैंकों को कवर करता है। केवल SCBs ही प्रमाणित उपभोक्ता एजेंसी के रूप में पंजीकृत होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ। जो पॉइंट्स मैं छोड़ रहा हूँ वो आप कभी भी मेरा ये जो है पूरा प्रश्नावली है, ये आप पॉज करके देख सकते हैं।
अगर आपको इसका PDF या और जानकारी चाहिए डिटेल में, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कमेंट में भेजिए, आप मेरे को अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। मेटा ने अपनी AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस किस कंपनी के साथ 6 साल $10 बिलियन का समझौता किया है? AWS, अजूरे, गूगल, IBM। इसका सही जवाब है गूगल। मेटा ने AI क्षमताओं का विस्तार करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ $10 अरब का 6 साल का समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक किन दो देशों के बीच आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं भारत सिंगापुर, भारत UAE, भारत जापान, भारत UK। इसका सही जवाब है भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में चौथी JWGTI बैठक में हिस्सा लिए। वर्ष 2025 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष और CECA के 20 वर्ष पूरे के प्रतीक है। इसमें भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल और सिंगापुर की तरफ से डॉक्टर भय स्वांगिन उपस्थित हुए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस बैंक ने अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों के लिए एक विशेष सांपारिक मुक्त व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं PNB, HDFC, SBI, BOB। इसका सही जवाब है SBI। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को SBI ने SBI वेतन खाता वाले अग्निवीरों के लिए एक जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शून्य प्रस्तावना शुल्क अर्थात जीरो प्रोसेसिंग फीस और बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। सभी रक्षा कर्मियों के लिए 30 सितंबर 2025 तक यह मान्य रहेगा तथा इसका ब्याज दर 10.5% रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के त्वरित अनुमान के अनुसार जुलाई 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा कितना है? आपके ऑप्शंस हैं $23 अरब, $19 अरब, $31 अरब, $27.35 अरब। इसका सही जवाब है $27.35 अरब। जुलाई 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा $27.35 तक पहुंच गया, जो 8 महीनों में सबसे अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात 7.3% की वृद्धि से बढ़े हैं और यह $37.24 अरब हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 34% की तीव्र वृद्धि से बढ़ा है तथा यह अब बढ़कर $3.77 अरब हो गया है। कच्चे तेल, मशीनरी और बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण आयात 8.6% बढ़ गया है। अप्रैल से जुलाई 2025 तक निर्यात कुल $149.2 अरब था, जबकि आयात $244.01 अरब रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली किन दो प्रमुख सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है? EPE-WPE, द्वारिका UERII, DME NH44 और ORR NH09। इसका सही जवाब है द्वारिका UERII। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली दिल्ली के द्वारिका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क 2 का उद्घाटन किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड की लागत 5,360 करोड़ रुपए है, जिसमें मेट्रो और यशोभूमि से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NHAI ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर टोल प्लाजा उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? एनुअल पास, EZ पास, फास्टैग, टोल कार्ड। इसका सही जवाब है एनुअल पास। NHAI ने 15 अगस्त 2025 को फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 3,000 रुपये होगी। मतलब
यह जो है यह पास 3,000 रुपये में मिलेगा। इसमें आप साल भर में 3,000 तक का टोल, इसमें आप जो है 200 क्रॉसिंग के लिए 3,000 रुपये तक की वैधता रहेगी 1 वर्ष की। अर्थात 200 क्रॉसिंग के ऊपर आने पे फिर आपको नया पास लेना पड़ेगा तथा यह 1,150 टोल नाकों पे लागू होगा। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत तेजी से हुआ, जिसमें 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने इसका रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ ले लिया। यह पास बार बार रिचार्ज कराने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,507 करोड़ रुपए की किस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी। इसका सही जवाब है कोटा बूंदी। कैबिनेट ने हाल ही में कोटा बूंदी में 1,507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड हवाई फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जो बनती है वह या तो ग्रीनफील्ड होती है या मैक्सिमम ब्राउनफील्ड। होता क्या है कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कहीं पे पहले रेलवे स्टेशन था, उसी को फिर से वो बंद हो गया, फिर से हम उसको वहीं पे चालू कर रहे हैं, उसमें कुछ नवीनीकरण कर रहे हैं, तो वो ब्राउनफील्ड हो जाएगा। अब ऐसे में कोई अगर खाली स्थान है जहाँ से कोई कुछ भी नहीं था, वहाँ पे हम कोई नया रेलवे स्टेशन बनाते हैं, तो उसको हम ग्रीनफील्ड कहते हैं। अर्थात कोई भी चीज़ जो ज़ीरो से शुरू हो वह ग्रीनफील्ड कही जाएगी, और कोई भी चीज़ जो पहले से उपस्थित थी फिर उस वहाँ पे रुकावट आ गई या वहाँ पे चल रहा था पर वहाँ पे और विस्तारीकरण हुआ, तो उसे हम ब्राउनफील्ड कहते हैं। तो है ये जो ग्रीन एयरपोर्ट है, यह शून्य से शुरू होगा, मतलब नया बनाया जाएगा। कौन सा? कोटा बूंदी एयरपोर्ट। यह 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा तथा यह हर घंटे 1,000 पैसेंजर्स ले जाने की कैपेसिटी रखेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस जापानी वाहन निर्माता ने भारत में खुदरा वित्त पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए होंडा फाइनेंस इंडिया लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं निसान, सुजुकी, होंडा, टोयोटा। इसका सही जवाब है होंडा। हाल ही में होंडा ने अपने उत्पादों के लिए ऋण, पट्टे और खुदरा वित्त पोषण प्रदान करने के लिए होंडा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। मतलब होंडा जो थी वह बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी थी, यह आप सभी को पता है। अब मान लीजिए किसी को बाइक लेना है, तो उसको और वो उसको लोन पे लेना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने होंडा ने फाइनेंस सर्विस भी शुरू की है। इसके लिए उन्होंने अभी एनबीएफसी लाइसेंस, जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस के लिए अभी लगाया है, लागू मतलब उसको भेजा है। जैसे ही उनको ये लाइसेंस मिल जाएगा, वह इस चीज़ के लिए ऋण भी देंगे, लोन भी देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के हेतु यूआईडीएआई ने किस कंपनी को शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्टारलिंक, स्पेसएक्स, जियोसैट, ह्यूज। इसका सही जवाब है स्टारलिंक। हाल ही में यूआईडीएआई ने स्टारलिंक को अनुमति दी है, किस चीज़ के लिए? भारत में सुचारू और सुरक्षित ग्राहक सत्यापन के लिए। मतलब स्टारलिंक को अपने किसी भी कंज्यूमर को अपनी सेवा देनी है, तो वह आधार प्रमाणीकरण के लिए अब एलिजिबल है। वह आधार का यूज़ करके सेवा दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिनती मंत्रिमंडल ने फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 2027, 2028, 2029, 2030। इसका सही जवाब है 2028। हाल ही में कैबिनेट ने खाद्य योजनाओं के तहत सार्वभौमिक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2023-28 तक बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फोर्टिफाइड चावल फ्रेंड्स क्या होते हैं? फोर्टिफाइड चावल में फ्रेंड्स सादा चावल होते हैं, जिसमें आवश्यक विटामिन और खनिज जैसे आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाए जाते हैं, जिससे पोषण में गुणवत्ता बढ़ती है और अनीमिया से भी लड़ने में मदद मिलती है। अच्छा, सरकार द्वारा ना बहुत सारी विभिन्न योजनाओं के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्ना योजना, यह इन योजनाओं के द्वारा यह चावल लोगों में बांटे जाते हैं, ताकि लोगों को प्रॉपर पोषण मिल सके। इस योजना में 17,082 करोड़ रुपए की 100% केंद्रीय निधि है।
अच्छा, और भी चीज़ कौन सी फोर्टिफाइड होती हैं? तो फोर्टिफाइड डबल फोर्टिफाइड नमक होता है, फोर्टिफाइड खाद्य तेल होते हैं जो बच्चों, और फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है बच्चों के लिए। यह पहल एनीमिया मुक्त भारत 2018 में जो शुरू की गई थी के तहत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेटा ने एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ 6 साल $10 बिलियन का समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, आईबीएम, एडब्ल्यूएस, अजूरे। इसका सही जवाब है गूगल। मेटा ने गूगल क्लाउड के साथ 6 साल के लिए $10 अरब का समझौता किया है, जो अल्फाबेट को सहायक कंपनी के साथ उसकी पहली बड़े पैमाने की साझेदारी बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिमकंड में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर महिला एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं सुरुचि सिंह, रश्मिका सहगल, कनक बुधवार, मनु बाकर। इसका सही जवाब है रश्मिका सहगल। रश्मिका सहगल ने, फ्रेंड्स ये नाम याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लीजिएगा, इससे पक्के से एमसीक्यू आ सकते हैं। रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? रश्मिका सहगल ने। अच्छा, उन्होंने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। किसके साथ? वंशिका सिंह और मोहिनी सिंह के साथ। वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ। मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। अच्छा, ये जो एशिया शूटिंग चैंपियनशिप है, ये 16वीं एशिया शूटिंग चैंपियनशिप है, और ये कजाकिस्तान में हो रही है, और कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर में हो रही है। अच्छा, इसमें हेना वेलविलिन ने वेलावेरी वेलारी वन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के कपिल बंसाल बंस, बंसला कपिल बंसला ने जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल में चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्कोपेन में आईटीटीएफ विश्व पैरा एथलीट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? आपके ऑप्शंस हैं सोनलबेन पटेल, पूजा सहस्त्रबुद्धे, भाविना पटेल, मानसी जोशी। इसका सही जवाब है भाविना पटेल। ईएसआईसी की सहायक निदेशक श्री भाविना पटेल ने अमेरिका के स्कोपम में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, इस जीत के साथ वह विश्व में विश्व में पहले नंबर की खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 पहली बार कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, पटना, राजगीर। इसका सही जवाब है राजगीर। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। यह जो आयोजन है यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसकी शुरुआत ध्यानचंद की जयंती से होगी। शुभंकर चांद है जो भाग और ध्यानचंद से प्रेरित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं आपगनंदा, विंसेंट कईमर, अर्जुन एरिगैसी, गुकेश डी। इसका सही जवाब है विंसेंट कीमर। जर्मनी के विंसेंट कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 पहली बार कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, पटना, राजगीर। इसका सही जवाब है राजगीर। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप पहली बार राजगीर में आयोजित किया जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राजीव गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है श्री राजीव गांधी।
सद्भावना दिवस, जिसे हम सद्भाव दिवस के नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के आधुनिकीकरण और इसके युवाओं को सशक्त बनाने में राजीव गांधी के योगदान का भी सम्मान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? 20 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 22 अगस्त। इसका सही जवाब है 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस 2024 में MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा नवकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? MNRE द्वारा शुरू किया गया था। यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके सतत विकास के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए मनाया जाता है। तो श्री राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, और दूसरा अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को सालाना देखा जाता है, जिसका स्मरण करने के लिए मलेरिया ट्रांसमिशन के बारे में पता चलता है। यह किसने खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं लुई पास्टर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, पॉल मुलर। इसका सही जवाब है रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को सालाना देखा जाता है सर रोनाल्ड रॉस की 1857 की खोज की याद में। 1857 20 अगस्त 1857 को जो ये ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस हैं, इन्होंने मलेरिया का डिस्कवरी की थी। उन्होंने पाया था कि मच्छरों में जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, यह मलेरिया फैलाता है। अच्छा, इस दिन को हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस सहित मच्छर की जनित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। विश्व मच्छर दिवस 2025 का थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, यह थीम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कोडाक फिल्म्स, साइनोटाइप, फोटोग्राम, डेंग्योटाइप। इसका सही जवाब है डेंग्योटाइप। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को सालाना मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 19 अगस्त को, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, यह 1839 में डेंग्योटाइप प्रक्रिया की फ्रांसीसी सरकार की घोषणा की जा सके, इसके लिए मनाया जाता है। यह स्थायी तस्वीरों की कैप्चर करने का पहला व्यवहारिक तरीका था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वह किस घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कैनाल बमबारी, काबुल अटैक, गाजा स्ट्राइक, हैती अर्थक्वेक। इसका सही जवाब है कैनाल बमबारी। विश्व मानवता ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को सालाना मनाया जाता है। यह उन श्रमिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो मानवता की सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय संकटों का और अमानवीय संकटों का भी सामना करते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा करते हैं। यह 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की 2003 की बमबारी के स्मरण में मनाया जाता है। यह बगदाद में 2003 के नहर होटल बमबारी की याद दिलाता है, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस योजना को ममता बनर्जी द्वारा भाषाई भेदभाव का सामना करने वाली बंगाली प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्मश्री, श्रमश्री, भ्रष्टश्री, मजदूरश्री। इसका सही जवाब है श्रमश्री। पश्चिम बंगाल की सीएम श्री ममता बनर्जी ने भाषाई उत्पीड़न के बाद लौटते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। इसमें लाभार्थियों को 1 वर्ष तक का या जब तक रोजगार सुरक्षित ना हो उसके लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अर्थात कोई भी जो मजदूर है, अगर वह भाषा
उत्पीड़न के कारण लौटा है, और तो उसको इस योजना में शामिल किया जाएगा और उसको मासिक 5,000 रुपये दिए जाएंगे जब तक कि उसको एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार नहीं मिलता है। यह योजना स्वरोजगार के लिए नौकरी कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता ऋण तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हूँ। इसमें एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस योजना में आपका बंगाल का प्रवासी जो होता है कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में किस कर्नाटक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के रूप में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं तुमकुर, मैसूरू, गुलबर्गा, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का एक विधेयक हाल ही में पारित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्च 2025 में जीएसआई ने किस भारतीय राज्य में 10 से 20 मैट्रिक टन सोना के भंडार की खोज की है? जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब है उड़ीसा। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कई जिलों में 10 से 20 मैट्रिक टन सोने के भंडार की खोज हाल ही में की है। यह देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अंगुल और कोरापुट में इन भंडारों की पुष्टि की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस आईआईटी ने 2025 में भारत का पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर विकसित कर लाइसेंस प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने CPPICS में भारत का पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित QRNG विकसित किया है और ₹1 के लाइसेंस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में सामरिक बल कमान के तहत भारत का द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स अग्नि 5, अग्नि 4, पृथ्वी 2, नाग मिसाइल। इसका सही जवाब है अग्नि 5 मिसाइल। हाल ही में भारत ने सामरिक बल कमान की निगरानी में ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 5 मध्यम दूरी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो 3 चरणों द्वारा ठोस इंजन द्वारा संचालित है। 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु आयुध ले जा सकती है, जिससे भारत की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अग्नि IGMDP का हिस्सा है, जिसमें पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल प्रणाली भी विकसित की है। इस सामरिक मिसाइल के साथ भारत अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे विशिष्ट MIRV सक्षम देशों में शामिल हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 3 बार जीतने वाले कौन से फुटबॉलर बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद सलाह, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे। इसका सही जवाब है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह ने 2018, 2022 और 2025 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन ने 2025 में नासा मिशन पर इस्तेमाल किए गए अब तक के सबसे बड़े एंटीना रिफ्लेक्टर को सफलतापूर्वक तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं कार्टोसैट, निसार, ओशनसैट, रीसा। इसका सही जवाब है निसार। इसरो और निसार की संयुक्त परियोजना निसार मिशन ने अगस्त 2025 में अपना 12 मीटर रिफ्लेक्टर तैनात किया है। यह मिशन पृथ्वी की निगरानी को बढ़ाता है और वैश्विक स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया, कृषि और सतत जलवायु अनुसंधान का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी?
कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, मेरा एक निजी निवेदन है कि अगर आपको हमारी प्रश्नावली पसंद लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक और बात, कमेंट सेक्शन में भारत के लिए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, इनवॉय नियुक्त किए गए हैं यूके की तरफ से, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।